आप लोगों को पता है जन्नत क्या है? चलो आज आप लोगों को जन्नत दिखाता हूँ। तो ये रही जन्नत, मेरी जन्नत तो यही है, आप लोगों को तो पता नहीं। आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस्या। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय लोकनाथ शंभो जय शिवान शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा तो हर हर महादेव सभी को। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो केदारनाथ जाना चाहते हैं, केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या आपके कोई दोस्त या आपके रिलेटिव अगर केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप उनको साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में 2 बार केदारनाथ जा चुका हूँ अभी रिसेंटली। तो मुझे वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हुई और क्या क्या मुझे चीज़ें लेके जानी चाहिए थी अपने साथ जो मैं नहीं लेके गया, कहाँ मुझे स्टे करना चाहिए था, पालकी के क्या चार्जेस है, हेलीकॉप्टर के क्या चार्जेस है, वहाँ आपको कहाँ रुकना चाहिए था, कैसे आपको हरिद्वार से केदारनाथ जाना है और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, रास्ते में कौन कौन से स्टॉप मिलेंगे, आपको मंदिरों में जहाँ जहाँ दर्शन करने हैं, इसमें मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। और अगर आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स है जो जा रहे हैं केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केदारनाथ यात्रा कब स्टार्ट होने वाली है? तो 25 अप्रैल के बाद आप कभी भी जा सकते हैं, उससे पहले भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर 25 अप्रैल को मंदिर खुलेगा तो अपनी जो पद यात्रा है वो स्टार्ट हो जाएगी। पालकी जो ली जाती है वो गौरीकुंड मंदिर से निकाली जाएगी 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को सुबह करीब 6 से 7 बजे, एक दिन पहले निकाली जाती है फाटक खुलने से। तो यदि आपको पालकी के साथ साथ चलना है या पालकी के दर्शन करने हैं पहले ही, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि 24 अप्रैल को अपनी यात्रा स्टार्ट कर दे चढ़ाई की, जो कि गौरीकुंड से दर्शन करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पालकी के भी दर्शन हो जाएंगे रास्ते में। और वहाँ जाकर इवनिंग में स्टे करके अगले दिन आप मॉर्निंग में फिर दर्शन कर सकते हैं मंदिर के खुलते ही सबसे पहले। तो ये तो बात हो गई मंदिर कब खुलने वाला है। अब दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रजिस्ट्रेशन। तो केदारनाथ मंदिर जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके लिए मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा रजिस्ट्रेशन का, जहाँ पे आप जाके क्लिक करके अपनी नॉर्मल बेसिक डिटेल्स भर के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो नीचे लिंक में जाके अपना रजिस्ट्रेशन फिल कर दीजिएगा। दूसरा स्टेप अब करते हैं बात आगे की। तो अब मेन जो चीज़ है केदारनाथ जाने का सही टाइम। तो सही टाइम वैसे तो सभी है, वैसे केदारनाथ से 6 मंथ के लिए खुला जाता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें भी कुछ जो बेस्ट टाइम है मैं आपको बता देता हूँ जो आपके हिसाब से सही होगा। अगर आपको स्टार्टिंग में ही दर्शन करने हैं, पालकी के दर्शन करने हैं, तो मैं कहूँगा मंदिर जिस दिन खुलने वाला है 25 अप्रैल को, आप 24 अप्रैल को यात्रा स्टार्ट कर देना, जिससे आपको पालकी के दर्शन भी हो जाएंगे साथ ही। और पालकी के साथ चलने का उसके साथ चलने का एक अलग ही मजा है। ढोल वोल के साथ, उसे डमरू की आवाज़ों के साथ, भजनों के साथ लेके जाया जाता है। मैं आपको भी स्टॉप करके थोड़ा क्लिप दिखा दूंगा जब मैं पालकी के साथ चढ़ा था उसकी थोड़ी सी, तो वो क्लिप देखिए पहले थोड़ी। तो ये है मेन पालकी। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के दर्शन करने। कल ये पहुँच जाएंगे, आज शाम तक पहुँच जाएंगे, आज शाम तक पहुँच जाएंगे और कल दर्शन चालू हो जाएंगे केदारनाथ के। तो तैयार रहिए दर्शन के लिए। और इसे रोकेंगे नहीं, बीच बीच में चेंज करके पंडित जी चलेंगे। और सारे पंडित जी नंगे पाँव चल रहे हैं, इनको कोई भी जूते चप्पल पहन के नहीं चलेंगे। आगे डमरू वमरू ढोल के साथ इनको ले जाया जाता है बाकायदा पूरी बारात के साथ। और पीछे भीड़ देख सकते हैं आप, कितने सारे लोग आ रहे हैं। और जो घोड़े में बैठे हुए यही मेन पुजारी है केदारनाथ मंदिर के। इनको आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा आरती करते हुए। तो ये ऐसे ही होते हैं पालकी के साथ आपकी चढ़ाई स्टार्ट। तो अगर आपको पालकी के साथ जाना है ऐसे दर्शन करने, तो 24 अप्रैल को पालकी निकाल दी जाएगी गौरीकुंड से। और वो सुबह 6 बजे ही निकाल दी जाती है, 6 से 7 के बीच। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग गौरीकुंड से आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर लीजिएगा। पालकी के साथ थोड़े मजे लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा।
भक्ति कीजिएगा और फिर अपनी यात्रा स्टार्ट कीजिएगा। तो ये तो कोई अगर आपको पालकी के साथ दर्शन करने हैं। अब बात करते हैं मई जून। मैं कहूँगा मई जून आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा भीड़ वाला टाइम है केदारनाथ यात्रा करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह में समर वेकेशन चल रहे होते हैं बच्चों के और मम्मी पापा उनको मैक्सिमम घुमाने ले जाते हैं। मैक्सिमम लोग मई जून में प्लान करते हैं, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और इस टाइम मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड ही करे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद आता है जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में मैं आपको अवॉइड करने के लिए इसलिए बोलूँगा कि इस टाइम बारिश होती है, सावन का महीना चल रहा होता है और बारिश में केदारनाथ यात्रा की चढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो जाती है और ऊपर शेल्टर नहीं होते तो आपको भीगते हुए जाना पड़ता है। रेन कोट भी होता है तो ऑलमोस्ट आप 80% तो बच जाते हैं, पर कहीं ना कहीं आपके जूते खराब हो जाते हैं गीले हो के। तो इस दौरान भी बारिश के टाइम तो मैं यही कहूँगा इस टाइम भी आप थोड़ा अवॉइड ही करें। अगर बारिश में नहीं जाना तो उससे बेटर है आप मेरे हिसाब से मई या जून में चले जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है थोड़ा भीड़ में, क्योंकि बारिश के टाइम वहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं रास्ते में, पर शेल्टर नहीं होते तो जिसके चक्कर से आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। उसके बाद आपका टाइम आता है आपका सितंबर और अक्टूबर, और ये मेरा फेवरेट टाइम है जो भी कहूँगा मैं, सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि इस टाइम विंटर में आपको स्नोफॉल देखने के चांसेस होते हैं केदारनाथ में, जो कि मेरा एक सपना है कि मैं केदारनाथ में एक बार स्नोफॉल देखूं वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट चीज़ होगी केदारनाथ में जब आप स्नोफॉल के टाइम उधर दर्शन करेंगे। और इसका भी एक माइनस पॉइंट है कि ठंड नेक्स्ट लेवल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है इस टाइम। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, जब मैं अक्टूबर के टाइम में दर्शन करने गया था उस टाइम कितनी भीड़ हो रही थी मंदिर में और कितनी ठंड थी जो मैंने फेस करी है। -60 डिग्री हुआ पड़ा है इस टाइम, -7, और बहुत ठंड है बहुत ज़्यादा। अगर आए तो डबल सॉक्स पहन लीजिए, क्योंकि मंदिर के बाद आपको जूते उतारने पड़ सकते हैं। तो मंदिर के बाद जूते उतार देंगे तो ठंड पैरों में बिल्कुल दर्द के मारे मेरे पैर दर्द कर रहे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा। स्नोफॉल हुई थी कल रात को, ये सारे स्नोफॉल पड़ी हुई है, यहाँ पे स्नो गिरी हुई है जगह जगह। और ठंड ज़्यादा है तो पूरे पैक होकर ही आए, कैप वैप लगा के। बाकी धूप निकलने का थोड़ी गर्मी हो जाएगी, लेकिन अभी धूप वगैरह कुछ नामो निशान नहीं है उसका। तो ये तो हो गया सारा टाइम कि कब कब आप अपने दर्शन कर सकते हैं मंदिर में, कैसे कैसे आपको कौन कौन से टाइम में कौन कौन सी डिफिकल्टी आने वाली है। हर 2 मंथ में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी है। मई जून में अगर आपको भीड़ ज़्यादा मिलेगी, बाद में आपको बारिश ज़्यादा, फिर आपको ठंड ज़्यादा, तो आप देख लेना जो आपको सुटेबल हो, आप उस टाइम के हिसाब से दर्शन करने जा सकते हैं। बात करते हैं केदारनाथ जाना कैसे है। तो केदारनाथ जाने के लिए अब मैं कहूँगा अगर ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी आ रहे हो तो मेरे हिसाब से हरिद्वार एक बेस्ट ऑप्शन है जहाँ से आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। आप इंडिया से अगर कहीं भी आ रहे हो तो हरिद्वार तक के लिए आपको इजीली ट्रेन मिल जाएगी कहीं से भी, बहुत इजीली। तो हरिद्वार आप अपना स्टॉप रखिए, हरिद्वार तक आप कहीं से भी ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं। हरिद्वार तक आप आ जाइए ट्रेन से या किसी भी ऑल व्हीकल से, बस से, या जैसे भी आपको सुटेबल लगे। अगर दूर के लोग हैं तो मैं कहूँगा ट्रेन ही बेस्ट है उनके लिए, या दिल्ली से लोग आ रहे हैं तो उनको हरिद्वार तक के लिए बस भी मिल सकती है। तो ये तो हो गया अपना स्टॉप, एक मैं कहूँगा कॉमन स्टॉप रखते हैं हरिद्वार, जहाँ तक आप इजीली आ सकते हैं हर कोई। हरिद्वार के बाद आगे आप अपनी जर्नी कैसे कंटिन्यू करेंगे वो प्लान करते हैं जैसे से आप आ सकते हैं। तो पहले प्लान करते हैं जो अगर अपनी कार लेकर आ रहे हो तो उनके लिए। तो हरिद्वार से अगर आप सोनप्रयाग जाएंगे अपनी कार लेके तो ऑलमोस्ट 240 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे पहुंचने में। और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये जर्नी कुछ ऐसे प्लान कीजिए कि हरिद्वार ना आप रात को या इवनिंग तक पहुंच जाए। हरिद्वार अगर आप इवनिंग तक रात तक पहुंच जाएंगे तो वहाँ की आरती देख लेंगे और फिर वहाँ पे आपको धर्मशाला इजिली मिल जाएगी रेस्ट करने के लिए। और वहाँ आपको थोड़ा रेस्ट करके अगले दिन अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा स्टार्ट करें हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए, जो कि आपकी 8 से 10 घंटे की है। तो आपकी दिन में कंप्लीट हो जाएगी, आपको ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं होगी क्योंकि एक दिन पहले आप रेस्ट हो चुका होगा आपका। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, हरिद्वार में आप अपनी एक नाइट स्टे करें, देन उसके बाद अर्ली मॉर्निंग अपनी सोनप्रयाग के लिए आगे निकल। ये तो हो गई कार से आप जो जाएंगे। और अगर आपको हरिद्वार से अपनी बस से स्टार्ट करनी हो जर्नी, जो बस है आपको डायरेक्ट मिल जाएगी हरिद्वार से केदारनाथ के लिए, जिसका किराया ऑलमोस्ट 700 होगा, जो आपको इजीली मिलेगी। और ये भी आपके करीब 10 से 12 घंटे लेगी हरिद्वार से आपको केदारनाथ तक ले जाने के लिए। उसके बाद आपको हरिद्वार से टैक्सी भी मिल जाएगी, जो टैक्सी शेयरिंग टैक्सी वगैरह भी मिल जाती है। और आप अपनी पर्सनल टैक्सी भी करके जा सकते हैं। अगर आप 4 लोग हो तो आप छोटी कार भी कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा लोग हो तो आपको टेम्पो ट्रैवल की सेवा भी मिल जाती है। उधर बहुत सारे ट्रैवलर्स है जो आप हरिद्वार में जाके चेक कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन उनके नंबर निकाल के उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और मैं कहूँगा अगर आप छोटी कार ले रहे हो तो ऑलमोस्ट आई थिंक 8,000 रुपये आपके लगेंगे, और आप जितनी बड़ी करते जाएंगे उसके उतने ही ऑलमोस्ट बढ़ते रहेंगे प्राइस, 15,000 तक जाएंगे मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो रहेगा गाड़ी का। बाकी आपको बीच बीच में जो बस की सेवा है वो स्टॉप पे वाइज भी मिल सकती है। आप हरिद्वार से ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से अपनी देवप्रयाग से गुप्त काशी, ऐसे भी रुक रुक के भी अपनी चेंज करके भी बस जा सकते हैं, पर इसमें आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि हरिद्वार या ऋषिकेश से डायरेक्ट बस ही ले केदारनाथ के लिए, जो आपको सुटेबल रहेगा। अब बात करते हैं, अगर आप हरिद्वार से केदारनाथ जा रहे हैं तो आपको रास्ते में कहाँ रुकना चाहिए। केदारनाथ जाने के लिए बीच में कुछ मंदिर पड़ेंगे जिनके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप हरिद्वार से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा, हरिद्वार से स्टार्ट कर रहे हैं तो हरिद्वार गंगा आरती देखिए, और अगर आप ऋषिकेश से स्टार्ट करें तो ऋषिकेश में भी गंगा आरती होती है, वो आरती देखिए जो कि बहुत अच्छी होती है। उसके बाद जो आप नेक्स्ट डे अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा देवप्रयाग। तो दूसरा स्टॉप होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या है, आपको संगम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अलकनंदा और भागीरथ नदी है जो कि मिलके गंगा मिलती है, उधर जाके आप अपना दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। चलिए मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ इस संगम का, जो कि मैं लास्ट टाइम गया था, तो वो देखिए आप पहले। तो रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं और पीछे आप देख सकते हैं संगम है। एक पानी बिल्कुल मट्टी वाला, कहते हैं ब्राउन कलर का होता है, और एक पानी बिल्कुल नीला, ऊपर से क्लियर दिख रहा है। और ये है संगम यहाँ का। तो अभी मैं नीचे जाने वाला हूँ, यहाँ से जल भरने, फिर आपको नीचे की वीडियो दिखाता हूँ। हम बाइक ही नीचे लेके जा रहे हैं पूरी की पूरी अपनी, ये साइड से देख सकते हैं आप। तो बहुत ही बढ़िया मोमेंट है मेरे लिए। मतलब आज तक जो सिर्फ वीडियो में देखा था, इंस्टा में स्टोरियों में देखा था, रील्स में देखा था, फाइनली यहाँ आया हूँ और अब मैं यहाँ से जल भरूँगा और ये जल भर के केदारनाथ में चढ़ाऊँगा। तो जितना वीडियो में देखा उससे ज़्यादा खूबसूरत है भाई ये, मतलब देख सकते हो बिल्कुल नीलाकंच पानी है। पूरा नीलाकंच पानी है ये, और आगे जाके दोनों नदियाँ मिल रही है, तो वहाँ से जल भरते हैं दोनों नदियों से और फिर चलते हैं केदारनाथ की ओर और जल चढ़ाते हैं केदारनाथ में। तो चलिए नीचे चल के दिखाता हूँ आपको वीडियो। तो ये अंकल जी बता रहे हैं यहाँ के बारे में, बताइए अंकल जी। बाबू जी अलकनंदा तो बद्रीनाथ है, हाँ जी, मंदाकिनी केदारनाथ है। अच्छा, यहाँ पर दोनों का संगम है। ये अलकनंदा, हाँ, ये अलकनंदा है जो बद्रीनाथ से आ रही है, और ये मंदाकिनी नदी है जो कि केदारनाथ से आ रही है। अच्छा, और ये इन दोनों का संगम है, इसे गंगा बोला। यहाँ से आगे जाकर के ये भागीरथी के साथ मिल जाते हैं। यहाँ से तो आगे भागीरथी, ओके, गंगा बन आगे जाके फिर ये गंगा बन जाती है दोनों नदियाँ। 70 किलोमीटर आगे जाके 70 किलोमीटर आगे जाके भागीरथी भागीरथी नदी के साथ मिलके योगप्रयाग में जाके ये गंगा बन जाती है दोनों नदियाँ। तो एक केदारनाथ से आ रही है और ये बद्रीनाथ से, और ये दोनों का संगम। तो पे ये नारद मुनि ने तपस्या की थी। नारद जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, हाँ, शंकर भगवान की। हाँ, शंकर भगवान ने उनको बीड़ा का ज्ञान सिखाया। बीड़ा का ज्ञान सिखाया था यहाँ पे। बीड़ा समझते हैं? हाँ, बीड़ा बजाने वाली। तो यहाँ पे संगीत का ज्ञान दिया गया था शंकर जी के द्वारा। तो ये हुआ, तो जल भर लिया है, अब चलते हैं केदारनाथ के लिए, वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए। तो हर हर महादेव अंकल जी, हर हर महादेव। तो ये होता है संगम में, आप ऐसे संगम के स्नान करके अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका स्टॉप होगा वो होगा धारा देवी टेम्पल। कहा जाता है कि धारा देवी टेम्पल चारों धाम की रक्षा करती है माता, इसी मंदिर से पूरे धामों की, चारों धाम की रक्षा कर सकती है। और जब आपदा आई थी, कहा जाता है कि इस मंदिर को शिफ्ट किया जा रहा था दूसरी जगह में, उसी के कारण ये आपदा भी आई थी जब केदारनाथ में, आपको पता होगा कि बाढ़ आई थी। तो कहा जाता है ये, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा इस मंदिर के दर्शन जरूर करके जाए, क्योंकि ये चारों धाम की रक्षक है, तो आपकी भी यात्रा सुखद रहे। अब बात करते हैं सोनप्रयाग। अब जैसे आप पहुंच जाएंगे तो हरिद्वार से जब आप निकलेंगे तो आपका स्टॉप होगा सोनप्रयाग, चाहे आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आए या फिर आप बस से आए। तो सोनप्रयाग आपका लास्ट स्टॉप होता है, इसके बाद आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी कोई सी भी। और सोनप्रयाग में एक बहुत बड़ी पार्किंग है, तो आपको पार्किंग की टेंशन नहीं लेनी, वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग भी है, तो आप इजीली अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क करके अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई टैक्सी के लिए। अब बात करते हैं सोनप्रयाग। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से यात्रा स्टार्ट करते हैं अपनी मॉर्निंग में, तो सोनप्रयाग तक आप इवनिंग या नाइट तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पहुँच के मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अपनी नाइट स्टे करें, आराम से रेस्ट करें। और सोनप्रयाग में जो होटल्स है आपको ईजिली मिल जाएंगे, मतलब ज़्यादा होटल्स भी नहीं है, पर यहाँ पे आपको शेयरिंग बेड भी मिल जाते हैं। जो शेयरिंग बेड है वो ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ पर पर्सन है, उसकी भी मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। आप 2 लोग हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और है, रूम ना लेके यहाँ पे बड़े बड़े हॉल है, वहाँ पे गद्दे बिछा दिए गए हैं और
कंबल रख दिया गया है। तो वहाँ पे ग्रुप में 10-15 लोग रुक रहे हैं हॉल टाइप में, और उसका पर पर्सन का 300 रुपये है, और आप वहाँ पे रुक सकते हैं। पर यहाँ पे ये इशू है थोड़ा, आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो यहाँ पे आप 300 रुपये पर पर्सन रुक सकते हैं। तो ये ऐसे हॉल बना रखे हैं यहाँ पे, इधर बेड बिछा दिया लोगों ने, और इस तरह का किराया 300 रुपये है पर डे का, पर पर्सन का। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं ऑप्शन में, अगर आपके पास बजट कम हो तो ये है। और भी बहुत सारे बने हुए हैं जैसे कि ये। तो ये तो हो गई रेडीमेड। और मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा, अगर आप सोनप्रयाग आ रहे हो और आप मई जून के टाइम आ रहे हो, भीड़ बहुत ज़्यादा हो, जैसा कि मेरे को एक बार फेस करने को मिला था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो होटल और रूम्स अवेलेबल नहीं थे। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि सोनप्रयाग से पहले पड़ता है सीतापुर। सीतापुर ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर पहले पड़ता है सोनप्रयाग से, वहाँ पे होटल्स है। तो अगर आपको सोनप्रयाग में होटल रहने को ना मिले तो आप सीतापुर जा सकते हैं, पीछे टैक्सी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे स्टे कर ले और सुबह अर्ली मॉर्निंग आके भी सोनप्रयाग से अपनी यात्रा स्टार्ट करें। तो अगर सोनप्रयाग में भीड़ हो तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप पीछे 10 किलोमीटर जाके सीतापुर में स्टे कर सकते हैं, या रात को गौरीकुंड जाके भी। पर मैं कहूँगा गौरीकुंड में भी होटल कम ही है और सोनप्रयाग में भी कमी है, तो आप सीतापुर में ज़्यादा बेस्ट है, आप सीतापुर में स्टे कर लिए। और वहाँ पे थोड़े होटल अच्छे भी बने हुए हैं और थोड़ा रीजनेबल है, और सोनप्रयाग के मुकाबले और गौरीकुंड के मुकाबले वहाँ पे थोड़े होटल आपको सीतापुर में रीजनेबल मिलेंगे। तो सोनप्रयाग के बाद आपको जाना होता है गौरीकुंड। तो गौरीकुंड जाने के लिए आप अपनी गाड़ी नहीं ले सकते, वहाँ पे आपकी लोकल टैक्सी ही होगी जो आपको मिलेगी, वो टैक्सी ही मिलती है आपको, वहाँ से कोई बस वगैरह नहीं मिलती, लोकल टैक्सी होगी जिसका प्राइस फिक्स होता है वहाँ पे टैक्सी में, जो कि मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मैंने कैसे टैक्सी करके आगे गया था। तो इस यात्रा स्टार्ट करने से पहले आपको सोनप्रयाग से एक टैक्सी लेनी पड़ती है, और टैक्सी के लिए लाइन देख सकते हैं कितनी लंबी है। और अभी यात्रा नई स्टार्ट हुई है तो टैक्सी अभी कम चल रही है। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है, आपको उसी सुबह जल्दी उठ के जाके लाइन में लगना। तो मुझे 1 किलोमीटर लंबी लाइन में लगना पड़ा था गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेने के लिए। तो आप जितना जल्दी उठ के जाएंगे उतनी कम भीड़ होगी। तो ऑलमोस्ट कोशिश कीजिए ना अर्ली मॉर्निंग उठकर आप जाके इस लाइन में लग सके, ताकि आप गौरीकुंड पर टाइम से पहुँच सके। अब बात करते हैं गौरीकुंड पहुँच के आपको करना है। तो गौरीकुंड पहुँच के आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से जो करना चाहिए वो है सबसे पहले गौरी माता का मंदिर। तो वहाँ पे गौरी माता का मंदिर है, वहाँ पे आप अपने दर्शन करना। और वहाँ पे है गौरीकुंड, जहाँ पे गर्म कुंड है, जो कि किसी ने बनाया नहीं है, खुद ही वहाँ पे गर्म पानी आता है। तो वहाँ पर लोग अपना स्नान करके अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वहाँ नहाकर स्टार्ट करनी हो तो अपनी यात्रा वहाँ से नहाकर स्टार्ट करना। फिर उसके बाद चलते हैं अब आगे। अब बात करते हैं चढ़ाई करते टाइम आपको अपने साथ साथ क्या क्या रखना चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको साथ होनी चाहिए, जो गलती से भी ना भूलें। तो सबसे पहले गर्म कपड़े, क्योंकि आप किसी भी वेदर में जा रहे हो, कोई से भी मंथ जा रहे हो इस यात्रा में, आपको गौरीकुंड तक मैक्सिमम थोड़ी बहुत गर्मी मिल सकती है, लेकिन उसके बाद पूरी ठंड ही मिलेगी आपको ऊपर। और ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा होती है रात के टाइम तो खासकर, तो अपने गर्म कपड़े जरूर ले जाए। और मैं आपको बोलूँगा जब आप ट्रैक स्टार्ट करें तो एक जोड़ी अपने कपड़े पहन ही रखे होंगे, एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रख के लेके जाइए, जो आप ऊपर पहुँच के नहाने के बाद नेक्स्ट डे स्नान करने के बाद कपड़े पहन के आप दर्शन कर लें। और मैं आप लोगों को बोलूँगा जो आप कपड़े वहाँ पे स्नान करने के बाद दर्शन करेंगे, कोशिश कीजिएगा कि उन्हीं कपड़ों को पहन के आप नीचे आ सके। तो इस तरीके के कंफर्ट वाले कपड़े लेना, क्योंकि अगर आप 3 जोड़ी का एक जोड़ी और नीचे आने के लिए अलग कपड़े रखेंगे तो बैग भारी हो जाएगा। और वैसे ये पैदल यात्रा ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर की हो गई है, तो ये आपको और ज़्यादा थका देगी। तो मैं जितना कम वेट होगा उतना बेस्ट है। मैंने जो किया था, मैंने एक जोड़ी अपने कपड़े यहाँ से चढ़ाई के लिए रखे थे और एक जोड़ी कपड़े अपने बैग के अंदर रख लिए थे, जो नेक्स्ट डे मैंने नहाने के दर्शन करे थे, फिर उन्हीं को पहन के नीचे आ गया था। इससे क्या होता, मेरा जो बैग का वेट था वो कम हो गया था। दूसरी चीज़, जब आप चढ़ाई स्टार्ट करें तो अपने साथ ड्राई फ्रूट, चॉकलेट ये सब जरूर रख लीजिए, ग्लूकोज, पानी। वैसे आपको रास्ते में सब कुछ मिल जाएगा, पर ये है जो चढ़ाई में आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे जितनी चढ़ाई में आप ऊपर पहुंचते रहेंगे, प्राइस इंक्रीज होते रहेंगे चीज़ों का, उतना एक्स्ट्रा रखता रहेगा। तो अगर आपके पास बैग हो तो उसमें चॉकलेट और ड्राई फ्रूट आप इजीली कैरी कर सकते हो, तो वो साइड में रख लेना। वैसे आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली चढ़ाई में। रास्ते में आपको खीरे, सैलेड, जूस और सब कुछ मिलने वाला है, कोल्ड ड्रिंक, चाय, पराठा खाने के लिए। मैं आपको एडवाइस दूंगा जितना हल्का खा सको उतना हल्का खाना खाइएगा। इस चढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट आपके शूज़ एक अच्छे तरीके के होने चाहिए। मैं कहूँगा थोड़े वाटर प्रूफ भी हो तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि इधर कभी भी बारिश हो सकती है। शूज़ एक अच्छी कंपनी के लेना और जो आपके पैर को सूटेबल हो, आपको कंफर्ट दे। शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बारिश भी होती है, शूज़ गीले भी हो जाते हैं। तो कोशिश करना एक अच्छे शूज़ हो, उन्हीं को लेके चढ़ाई करीजिए। और एक्स्ट्रा सॉक्स ज़रूर रख लेना अपने लिए ऊपर,
अगर बाई चांस सॉक्स गीली हो जाए तो आप चेंज कर सको, तो एक्स्ट्रा सॉक्स मैक्सिमम आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि बारिश से कई बार आपकी सॉक्स गीली हो जाती है। तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है चढ़ाई के लिए वो है रेन कोट, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में कभी भी बारिश हो जाती है, और 2 मंथ तो सावन के महीने में जाते हैं तो उस टाइम तो बारिश होती है। तो रेन कोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रास्ते में आपको शेल्टर नहीं मिलते कई जगहों में, तो बारिश आ जाएगी तो आपको भीगना पड़ जाएगा, या भागकर आप एक शेल्टर में रुकेंगे भी तो आपको स्टे करना पड़ेगा, और बारिश कब तक होती रहेगी इसका कोई आइडिया नहीं होता। तो ये तो हो गई सारी चीज़ें जो आपको लेके जानी थी। अब चढ़ाई आप कैसे स्टार्ट करते हैं, तो चढ़ाई पैदल कर सकते हो। तो पैदल करने है तो मैंने आपको बता ही दिया, बस पानी पीते रहना, बॉडी डिहाइड्रेट ना उसका ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ अगर आपको घोड़े से करनी है तो घोड़े का प्राइस जो है वो 2500 रुपये है, नीचे गौरीकुंड से ऊपर बेस कैंप तक के लिए। और घोड़ा आपको मंदिर से 1 किलोमीटर पहले उतार देगा, याद रखिएगा, बेस कैंप 1 किलोमीटर पहले है, घोड़ों को वहीं तक जाने की इजाज़त है। तो उसके बाद आपको 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट पैदल चलना ही पड़ेगा, वो याद रखिएगा घोड़ों के लिए। और घोड़े का प्राइस जो लिस्ट है मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्क्रीन में। इधर आपको रास्ते में रुक रुक के भी घोड़े मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपको गौरीकुंड से करना है, अगर आप थोड़ा सा और आगे जा सकते हो तो वहाँ से अलग अलग स्टॉपों से भी आपको घोड़े मिल जाएंगे, जो कि अलग अलग प्राइस है, और इस लिस्ट में आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा मैं आपको, तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं पालकी और कंडी। अगर आपको पालकी और कुंडी से जाना है तो पालकी का जो प्राइस है ऑलमोस्ट 6000 से स्टार्ट होगा और ऑलमोस्ट 10,000 तक जाएगा, वो डिपेंड करता है आपके वेट में। तो मैं पालकी की भी और कुंडी के भी यहाँ पे स्क्रीन में आपको लगा देता हूँ, जिसका प्राइस आप देख सकते हैं स्टॉप के हिसाब से, जिस स्टॉप से आप लेंगे। भीमबली से लेते हैं तो वहाँ से क्या प्राइस पड़ता है, रामबाड़ा से लेते हैं तो वहाँ से क्या प्राइस पड़ता है, तो इस स्क्रीन में दिख जाएगा आपको जो प्राइस होगा, और ये प्राइस आपके वेट के अकॉर्डिंग है, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो तीसरा ऑप्शन है आपका चढ़ाई करने का वो है हेलीकॉप्टर से। तो हेलीकॉप्टर की सेवा जो है आपको 3 जगहों से मिलेगी। पहली है गुप्त काशी। अगर गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए आपको हेलीकॉप्टर चाहिए तो उसका प्राइस है 8000 रुपये, अप्रोक्स 8000 रुपये होगा आना जाना। और दूसरा है फाटा। फाटा से जो आपको हेलीकॉप्टर की सेवा मिलेगी वो ऑलमोस्ट 5000 रुपये के करीब होगी आना जाना, अगर आप फाटा से हेलीकॉप्टर की सेवा लेते हैं। उसके पास पड़ता है सिरिसी, और इधर की भी ऑलमोस्ट 5000 रुपये की ही सेवा पड़ती है आने जाने की हेलीकॉप्टर की। तो ये तो हो गई हेलीकॉप्टर की सेवा के प्राइस। तो आपको मैं हेलीकॉप्टर का जो लिंक दे दूंगा एक नीचे, जहाँ पे आप उस लिंक पे जाके अपने लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। और जाने से पहले एक चीज़, हेलीकॉप्टर से अगर आप जा रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, मौसम केदारनाथ का कभी भी ख़राब हो जाता है। तो जब मौसम ख़राब हो जाता है उस दौरान आपको हेलीकॉप्टर की सेवा रोक दी जाती है। तो अपने 2-3 दिन एक्स्ट्रा लेके, मैं आई थिंक 1 से 2 दिन तो आपको मिनिमम एक्स्ट्रा लेके जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपको मौसम ख़राब मिल गया जिस दिन आपका हेलीकॉप्टर की डेट है तो उस दिन आपको सेवा नहीं मिलेगी, वो नेक्स्ट दिन मिलेगी। तो यहाँ से अगर आप हेलीकॉप्टर से जाने वाले हो 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना अपने, ताकि अगर मौसम खराब हो जाए तो आप नेक्स्ट दिन जाके भी दर्शन कर सकते हो। तो गौरीकुंड से जब आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे तो आपको बीच पर आपको स्टॉप मिलेंगे अलग अलग। तो उन स्टॉप के जो नाम है, जो सबसे पहले मिलेगा आपको स्टॉप है वो है जंगल चट्टी, फिर उसके बाद आता है भीमबली, फिर आता है लिंचौरी, फिर आता है आपका रामबाड़ा, फिर आपका आता है रुद्र पॉइंट, फिर आपका आता है केदारनाथ बेस कैंप, और फिर आता है आपका केदारनाथ मंदिर। तो ये सारे स्टॉप है जो रास्ते में आपको पड़ने वाले। तो जैसे पालकी को भी ना इन जगहों में दर्शन कराए जाते हैं, जैसे भीमबली की मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जहाँ पे पालकी को दर्शन कराए जाते हैं। केदारनाथ जी का मंदिर है जहाँ पे केदार बाबा को रोक के दर्शन करा के यहाँ पे इनका तिलक करके फिर यात्रा कंटिन्यू करी जाती है। तो यहाँ पे तिलक कर दिया गया है। यहाँ पर भीमबली में फिर से पूजा की जाती है, भीमबली में लाके पालकी की, और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके जलपान लेके फिर आगे फिर से यात्रा स्टार्ट की जाएगी। तो आप जो देख रहे हैं ये सारा रामबाड़ा था किसी टाइम में। ये केदारनाथ मूवी में जो आपदा आई थी उसमें दिखाया गया था कि पूरा रामबाड़ा उजड़ गया, पूरा रामबाड़ा यही था। देख सकते हैं आप, यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग मरे थे। और पहले जो चढ़ाई थी केदारनाथ की, आप देख रहे होंगे पुल से राइट वाले पुल में ले जाया जा रहा है, और वहाँ से रास्ता है। पहले रास्ता यहाँ से हुआ करता था, लेफ्ट पुल के साइड से ही केदारनाथ की चढ़ाई के लिए, लेकिन वो सारा ख़त्म हो चुका है, सारा पहाड़ से सब ख़त्म हो चुका है। तो नए पहाड़ में नया रास्ता बनाया गया है। तो ये पूरा रामबाड़ा हुआ करता था, जहाँ पहले हज़ारों की संख्या में होटल वगैरह भी, इधर ढाबे वगैरह हुआ करते थे और लोग रहते थे, और अब कुछ भी नामो निशान नहीं है। अब बात करते हैं मंदिर के पास होटल। तो मंदिर के पास इजीली आपको टेंट वगैरह की सेवा इजीली मिल जाती है, जिसका कि पर पर्सन 500 रुपये है टेंट का। अगर आपको होटल लेने होंगे तो वो 1000 से 1500 रुपये पर पर्सन है।
और बाकी मैं आपको नीचे एक लिंक दे दूंगा, अगर आपको एडवांस बुकिंग करनी है होटल की तो उधर जाके आप अपने टेंट या होटल बुकिंग कर सकते हैं। उस लिंक में जाके क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल भर दीजिएगा और उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना डेट और टाइम डाल के अपने ऐसे केदारनाथ यात्रा के लिए पहले ही बुक कर सकते हो, क्योंकि कई बार भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो आपको रूम वगैरह इजीली मिलते नहीं है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है केदारनाथ मंदिर में दर्शन करते टाइम, वो ये है कि जो आपको जल चढ़ाने देगा वो सुबह से दोपहर तक चढ़ाने दिया जाता है। दोपहर के बाद शिवलिंग को सजा दिया जाता है फूलों से, उसके बाद आपको जल नहीं चढ़ाने दिया था। और अगर आपको जल चढ़ाना है तो आप हरिद्वार से अपना जल लेके जा सकते हैं, या गंगा से, गुप्त काशी से या संगम से जल उठा के आप लेके जा सकते हैं, वो जल चढ़ाने दिया जाएगा। या आप अपना पूजा का सामान, जनेब, घी और जो भी ले जाना चाहे, तेल, ये सब अंदर आप पूजा का सामान अपना घर से भी ले जा सकते हैं, जो कि ऊपर इजीली नहीं मिलता, जैसे जनेब वगैरह अगर आपको लेना हो तो वो सब, तेल वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सब आपको अगर ले जाके चढ़ाने हो तो आप अपना पर्सनल पूजा का सामान भी ले जा सकते हैं, जो आपको अंदर चढ़ाने दिया जाएगा। लेकिन आपको दोपहर से 2 बजे से पहले आपको दर्शन करने पड़ेंगे, जब भी आपको चढ़ाने दिया जाएगा। उसके बाद फूलों से सजा दिया जाता है शिवलिंग को, तो जल चढ़ाना बंद हो जाता है। और एक आपको सुबह जल्दी उठ जाइए, मैं सुबह जल्दी उठ गया था, आपको एक क्लिप दिखा दूंगा अभी इसके बाद। तो ये सुबह 4 बजे का दृश्य है, सब लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है सुबह 4 बजे। तो उसमें मेरे क्या हुआ था कि मेरे को भीड़ कम मिली थी अर्ली मॉर्निंग, और मैंने अंदर अच्छे से पूजा करी, जल, दूध, घी सब चढ़ाया, जो कि आराम से बिठा के पूजा करी, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। तो अगर आपको अंदर जाके अच्छे से पूजा करनी है तो सुबह जल्दी उठ जाइए, क्योंकि कुछ लोग तो रात को ही लाइन में लग जाते हैं और रात को लाइन में ही लगकर सोते हैं। पर मेरे बस की नहीं थी इतनी ठंड में लाइन में रख के सोना, तो मैं सुबह जल्दी उठ के पहुंच गया था वहाँ पे लाइन में। तो जो आपको सूटेबल लगे, अगर आप लाइन में लग सकते हैं रात भर तो लाइन में लग जाइए, वरना तो सुबह जल्दी उठ के पहुंच जाइए जल चढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं ऊपर पहुंच के आपको क्या क्या घूमना है। तो ऊपर पहुंच के जो आपको घूमने की जगह, मेन आपका मंदिर तो हो ही गया केदारनाथ मंदिर। उसके बाद आपको जो घूमना है वो है भीमशिला। भीमशिला के बारे में भी आपको पता ही होगा कि जब आपदा आई थी तो इसी भीमशिला ने जल को 2 जगह डिवाइड कर दिया था, जिससे मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा था और मंदिर नहीं टूटा था। तो पीछे ही मंदिर के एग्जैक्ट है भीमशिला। तो भीमशिला के बाद जो आपको जाना जरूरी है वो है आपका 1 किलोमीटर का और ट्रैक है केदारनाथ मंदिर से, और वो है काल भैरव मंदिर। कहा जाता है कि काल भैरव भी केदारनाथ मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का ट्रैक है, इसकी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ और मंदिर कैसा है वो भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ जरूर जाइएगा, मैं पर्सनल एडवाइस दूंगा, और यहाँ जाके थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखिएगा। मंदिर के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा और ऊपर चले जाइए, करीब 300-400 मीटर, वहाँ से आपको पूरा केदारनाथ दिखेगा, मंदिर पूरा, जहाँ पे आपके होटल्स होंगे, पूरा व्यू, एक नेक्स्ट लेवल व्यू होता है। तो वहाँ जाके बैठ के आराम से ध्यान लगा सकते हो, या दोस्तों के साथ जो भी आपके रिलेटिव होंगे, यहाँ जाकर बैठ के देख सकते हो। वो व्यू बहुत ही प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद है वो व्यू। तो मैं आपको जरूर बोलूँगा कि काल भैरव के दर्शन करने जरूर जाओ, और वैसे भी बिना काल भैरव के दर्शन अधूरे माने जाएंगे। तो काल भैरव ये हमेशा अपने दर्शन पूरे करते हैं मेन यात्रा के, तो वो जरूर जाइएगा। उसके बाद आपको जो दर्शन करने हैं वो है आपके आदि शंकराचार्य जी की एक बहुत ही प्यारी मूर्ति बनाई गई है मोदी जी के द्वारा। तो उसकी भी क्लिप मैं भी आपको दिखा देता हूँ, तो उसके भी दर्शन जरूर करिएगा, वो भी बहुत प्यारी बनी हुई है। और जस्ट भीमशिला के पीछे ही है थोड़ी सी जो बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है आपकी शाम की आरती। केदारनाथ में शाम को 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में आरती स्टार्ट हो जाती है, जिस आरती को देखने के लिए बहुत भीड़ लग जाती है। लोग पहले ही 1-1 घंटे पहले जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं पंडाल के आगे, ताकि वो जितनी आगे बैठ सके उतनी जल्दी पास से आरती देख सके। तो आप भी अपना जल्दी पहुँच के वहाँ पे सीट कवर कर लेना, सीट को जाके पहुँच के वहाँ पे बैठ जाना आराम से, और आरती के मजे लेना, बिल्कुल भी ना भूलें। शाम की आरती बहुत प्यारी होती है वहाँ की। और किस्मत वाले हो अगर आप अक्टूबर के टाइम गए तो शायद से आपको स्नोफॉल भी मिल सकती है इस टाइम। ये थी सारी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो जानकारी तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग केदारनाथ जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ जाने की, तो उनके साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अब अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा वन्न मन्न गौरीनाथ शर्व हज केदारनाथ शून्य से
सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि